हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 की शुरुआत करी थी, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसको इंडियन इकोनॉमी में 1991 के टाइम पीरियड में अडॉप्ट किया गया था। अब तक हम लोगों ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के मीनिंग को डिस्कस किया कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का क्या मतलब होता है, और फिर हम लोगों ने बात किया हुआ है कि नीड क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की। मतलब इंडिया में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और ये टॉपिक हमारा चल रहा है जिसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स में डिस्कस किया था नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और उसके अलावा भी कुछ और पॉइंट्स होंगे नीड में जिनको हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो आज का क्लास हमारे लास्ट क्लास का कंटिन्यू पार्ट रहेगा, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में। कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की क्या ज़रूरत थी इंडियन इकोनॉमी में, और वो भी कब, तो 1991 में। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया भी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म जो किया गया हमारे कंट्री में, तो उसके पीछे कारण बहुत सारे थे। 1990 तक इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी लॉस में जा रही थी, और उस लॉस से सरकार को बचाने के लिए हमें कुछ इमीडिएट उपाय करने की ज़रूरत थी, और जिसके तहत इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म की पॉलिसी का अडॉप्शन किया गया। एक तो ये बात थी। दूसरा, हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट जो है वो घाटे में जा रहे थे, लॉस हो रहा था, और एक हम लोगों ने पॉइंट देखा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडियन इकोनॉमी का एडवर्स हो गया था। एडवर्स हो गया था का मतलब है कि इंडिया में जो एक्सपोर्ट था वो कम हो रहा था, और इंपोर्ट एक बार फिर से 1990 तक आते आते बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से विदेशों को जो पेमेंट करना पड़ रहा था इंडियन गवर्नमेंट को, वो ज़्यादा हो गया, और जो विदेशों से पैसे हमें मिल रहे थे वो हमारे पास कम हो गए थे, और इसकी वजह से भी हमारे इंडियन इकोनॉमी में 1990 तक ये स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके कारण 1991 में इंडिया में रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ी। और भी पॉइंट्स में हमने ये डिस्कस किया कि इंडिया में जो प्राइसेस थे फूड ग्रेन्स के, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके थे। 1990s तक आते आते जो कीमत थी हमारे देश की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का रेट काफ़ी हाई हो गया था, और इतने हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन में इकोनॉमी का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से न हो पाने के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने पुरानी पॉलिसीज़ को हटाकर उनकी जगह पर नई पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया था। तो ये तो थे 3 पॉइंट्स में जिनको हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। आज बात करेंगे उनके अलावा और भी क्या पॉइंट्स थे और क्या ज़रूरत पड़ी रिफॉर्म करने की। तो एक और पॉइंट में हम बात करने वाले हैं जो कि 4th पॉइंट होगा, जिसमें फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट रहा। फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो इंडिया का विदेशी विनिमय कोष था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, वो बहुत ज़्यादा उसमें कमी देखने को मिली थी। इंडियन इकोनॉमी का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज़्यादा घट गया था, और इसके पीछे कई कारण थे। क्यों आखिर घटा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व? तो पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है। तो देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब हो गया
कि एक ऐसा रिजर्व, एक ऐसा कोष जिसमें क्या है, तो इंपोर्ट जब करती है कंट्री तो इंपोर्ट का पेमेंट करना होता है। ठीक है, ये पेमेंट कहाँ से जाता है, तो इसी रिजर्व से जाता है। ठीक, साथ ही साथ जब कंट्री एक्सपोर्ट करती है तो एक्सपोर्ट के बदले में कंट्री को पैसे मिलते हैं। तो ये पैसा जो आता है विदेशों से, जब हम चीज़ों को बेचते हैं विदेशों में, विदेशी बाजार में, तो जो पैसे आते हैं वो कहाँ जाते हैं, तो यही पैसे आपके इस रिजर्व में जाते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्ट करके जो पैसा आया वो कहाँ गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, और इंपोर्ट करने के बाद जो पेमेंट करना पड़ा वो कहाँ से किया गया, तो इसी रिजर्व से। तो आप समझ गए, एक ऐसा रिजर्व, एक ऐसा कोष है ये, आप बैंक अकाउंट के तौर पर इसको समझ सकते हैं। इट्स नॉट दैट, बट आप समझ सकते हैं कि अकाउंट है जिसमें पैसे आएंगे, कहाँ से, एक्सपोर्ट के बाद जो रिसीट्स मिलेगा उनसे, और उस बैंक अकाउंट से, रिजर्व से पैसे पे किए जाएंगे कहाँ जाएंगे, तो जब हम इंपोर्ट करेंगे और उसका पेमेंट करेंगे तो उसका पेमेंट हम उसी रिजर्व से करेंगे। तो इंडिया का ये जो विदेशी विनिमय कोष था ये धीरे 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 बहुत ज़्यादा घट गया था, और इसके पीछे का कारण हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा ना कि इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP एडवर्स हो गया था, जिसका मतलब ये था कि हमें पेमेंट ज़्यादा करना पड़ रहा था और रिसीट्स हमारे पास कम आ रहे थे। अब आपके रिजर्व में पैसे है नहीं और आप उससे पेमेंट बढ़ाते चले जा रहे हो, तो धीरे धीरे आपका रिजर्व क्या होगा, खाली होता जाएगा, क्योंकि पैसे निकल रहे हैं, पैसे आ नहीं रहे हैं, लेकिन पैसे जा ज़रूर रहे हैं। तो क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स था, जिसके कारण पेमेंट हम लोगों को ज़्यादा करना पड़ रहा था और रिसीट्स हमारा धीरे धीरे कम होता जा रहा था। और ऐसा क्यों हो रहा था, तो इसको भी हमने पढ़ा कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो घट गया था विदेशी बाज़ार में, जिसके कारण इंपोर्ट हमें बढ़ाना पड़ गया था, और इंपोर्ट बढ़ाया हमने तो हमें पेमेंट भी बढ़ाना पड़ा, और एक्सपोर्ट घटा तो हमारा रिसीट्स भी क्या हो गया, घट गया, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा धीरे धीरे करके खाली होता चला गया। और ये इतना खाली हो गया, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमी देखी गई, और ये कमी इतनी थी कि इंडियन इकोनॉमी, इंडिया was not able to pay an import bill for 2 weeks। इस पे ध्यान देंगे। इंडियन गवर्नमेंट का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना कम हो गया, धीरे धीरे घटते घटते, पेमेंट जाते जाते पैसे इतने ख़त्म हो गए कि इंडिया इतनी भी कैपेबल नहीं रह गई थी। 1990s की बात कर रही हूँ मैं, 1990 तक इंडियन इकोनॉमी इतनी भी सक्षम नहीं थी कि वो अपने 2 सप्ताह का, 2 वीक्स का जो इंपोर्ट कर रही है और उस इंपोर्ट का जो बिल है उसको वो चुका सकें। तो इस तरह से इंडियन इकोनॉमी की एक और बुरी कंडीशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। अगर इसको हम लोग डेटा के सेंस में बात करें तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 1980s में, 1980 से 81 में 8200 करोड़ का था, रिजर्व में पैसे इतने थे, जो कि 1990 से 91 तक आते आते घटते घटते 6000 करोड़ तक मात्र बच गया था। यहाँ पे हमको सुनने में लग रहा है 6000 करोड़, बट चूँकि पूरे कंट्री में जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात होती है तो बिल भी हमारा उतना ही बड़ा होता है, और ये पैसे हमारे धीरे 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 करके घटने लग गए थे। और 1990 से 91 में आपका पैसा आपके रिजर्व में मात्र 6000 करोड़ था, जिसके कारण हम अपने 2 सप्ताह के इंपोर्ट के बिल को भी पे करने में कैपेबल नहीं थे। और इन्हीं सारी स्थितियों से
भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए या निकालने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म किया, जिसके तहत उन्होंने हमारे इंडियन इकोनॉमी की जितने भी पुरानी पॉलिसीज़ थी उन सबको उन्होंने बदल दिया और उनकी जगह पर नई पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया, जिसको हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 के नाम से जानते हैं। तो एक और ज़रूरत कि क्यों रिफॉर्म किया गया, क्योंकि इंडिया एक तो गवर्नमेंट को घाटा हो रहा था, दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स था, तीसरा प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गया था इकोनॉमी में, और चौथा हमने अभी अभी देखा कि हमारे देश का जो विदेशी विनिमय कोष है, जो एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो खाली होता जा रहा था और खाली होते होते इतना खाली हो गया कि हम अपने 2 वीक्स के बिल को, इंपोर्ट के बिल को भी पे कर पाने में असक्षम या असमर्थ नजर आए, और इसीलिए हमारे देश में रिफॉर्म किया गया। तो चलिए, एक तो हो गया हमें रिफॉर्म का मतलब, रिफॉर्म का कारण पता लग गया। उसके अलावा और भी क्या कोई कारण थे, तो बिल्कुल और पॉइंट्स हैं, जैसे कि चौथा हो चुका है, 5th पॉइंट है पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर undertakings, poor performance of public sector undertakings। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को ही हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, PSUs, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का मतलब क्या होता है। तो देखिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बोलने का मतलब हुआ कि वो सारे अंडरटेकिंग्स, वो सारे एंटरप्राइजेज, इंडस्ट्रीज जो कि किसके कंट्रोल में है, तो वो सारे इंडस्ट्रीज जो कि पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के कंट्रोल में होते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर के कंट्रोल में जितनी भी इंडस्ट्रीज थी 1990s तक आते आते, उन सारी इंडस्ट्रीज का जो परफॉर्मेंस था वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होता चला गया। कहने का मतलब है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखी हुई थी, वो तमाम इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट को लॉस देने लग गई है। एंटरप्राइजेस से गवर्नमेंट को भारी मात्रा में लॉस होने लग गया था। ओके, हम लोगों ने पढ़ा था 1950 से 1990s तक के बीच में हम लोगों ने एक पॉलिसी पढ़ी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। इस पॉलिसी में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने 3-fold क्लासिफिकेशन कर दिया था इंडस्ट्रीज़ का। 1956 में इंडियन इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने के लिए एक पॉलिसी का अडॉप्शन किया जिसका नाम था IPR 1956, और इसमें गवर्नमेंट ने तमाम इंडस्ट्रीज़ इंडियन इकोनॉमी की, उनको क्लासिफाई कर दिया था इनटू 3 ग्रुप्स। पहले कैटेगरी की इंडस्ट्रीज में, पहले कैटेगरी की इंडस्ट्री में कुल 17 इंडस्ट्रीज को रखा गया था, जिसका पूरा कंट्रोल पब्लिक सेक्टर ने अपने हाथों में रखा था कि गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रीज की मालिक रहेगी, ऐसा। दूसरे कैटेगरी में कुल 12 इंडस्ट्रीज़ को रखा गया था, और इन 12 इंडस्ट्रीज़ का मैनेजमेंट का जो रोल है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों के हाथों में था, लेकिन पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में ज़्यादा था, ठीक है। और 3rd कैटेगरी में इंडस्ट्रीज़ को रखा गया था
वो सारे बचे हुए इंडस्ट्रीज़ को लेफ्ट इंडस्ट्रीज़ अपार्ट फ्रॉम 12 एंड 17, और इनका मालिकाना हक प्राइवेट सेक्टर को दिया गया था। अब यहाँ पे हमने देखा था कि जितनी भी पॉलिसीज़ थी इंडस्ट्रियल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, उन सारी की सारी पॉलिसीज़ में गवर्नमेंट ने अपने आप को काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल दिया था और तमाम इंडस्ट्रीज़ में सरकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी उनको चलाने से लेकर उनको मैनेज करने तक में। बट 50 से लेकर 90 तक आते आते 1950s तक आते 1990s तक आते आते गवर्नमेंट ने देखा कि वो सारी इंडस्ट्रीज जो हमारे कंट्रोल में हैं वो गवर्नमेंट को ह्यूज लॉस दे रही है। लॉस, और गवर्नमेंट को लॉस इतना होने लग गया कि ये इंडस्ट्रीज जो हैं, ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटीज़ बन गए, क्योंकि गवर्नमेंट इन इंडस्ट्रीज़ को बंद नहीं कर सकते थे और रन कराने में उनको काफ़ी लॉस हो रहा था। और धीरे धीरे ये लॉस बढ़ते बढ़ते सरकार के खर्चों को या उनके ऊपर की लाइबिलिटी को इन्होंने और बढ़ा दिया, जिसकी वजह से 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म के तहत इन इंडस्ट्रीज़ के मालिकाना हक को बदल दिया गया, ताकि जो तमाम इंडस्ट्रीज़ लॉस में चल रही हैं उनको लॉस से बचाया जा सके और गवर्नमेंट के ऊपर जो डे बाय डे लाइबिलिटीज़ बढ़ती चली जा रही हैं उन लाइबिलिटीज़ से गवर्नमेंट को छुटकारा मिल सके। और इसीलिए भी 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट के कंट्रोल की इंडस्ट्रीज़ गवर्नमेंट ठीक तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे थे और मैनेज नहीं होने के कारण लॉसेस बढ़ने लग गए, घाटा हो रहा था एक तरफ। दूसरी तरफ उन इंडस्ट्रीज़ में जिन लोगों को काम पे लगा रखा था उन लोगों को पे करने की, उन लोगों को सैलरी पे करने की लाइबिलिटीज़ जो है वो भी डे बाय डे क्या हो रही थी, बढ़ती चली जा रही थी। तो इस तरह से आपकी इंडियन इकोनॉमी में रिफॉर्म किया गया, क्योंकि तमाम इंडस्ट्रीज़ कहाँ चल रहे थे तो उनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा बुरा चल रहा था और वो सारे के सारे इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो लॉस में थे। क्लियर है ये बात? आपको बस इतना ही याद रखना है कि इंडस्ट्रीज़ जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी उनका परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा पुअर था और जिसकी वजह से गवर्नमेंट को लॉस हो रहा था और लॉस की वजह से गवर्नमेंट के ऊपर की लाइबिलिटीज़ बढ़ती जा रही थी। उन लाइबिलिटीज़ को घटाने के लिए इकोनॉमिक रिफॉर्म 1991 में किया गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट एक और देख लेते हैं हम लोग। एक और पॉइंट कह सकते हैं हम, दैट इज इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, देखिए 1950 से 1990s तक इंडियन इकोनॉमी में कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट सेक्टर का रोल काफ़ी इम्पॉर्टेंट रखा गया था। ठीक है, जो रोल था पब्लिक सेक्टर का वो बड़ा इम्पॉर्टेंट रखा गया इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देश के विकास की प्रक्रिया में पब्लिक सेक्टर के रोल को बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट या इम्पोर्टेंस दिया गया। तो अकॉर्डिंग टू दैट पब्लिक सेक्टर को काफ़ी बेहतर काम करना चाहिए था। गवर्नमेंट सेक्टर के कंट्रोल में जितने भी एंटरप्राइजेस थे या जितने भी मेन सेक्टर्स को रखा गया था उनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होना चाहिए था। बट ड्यू टू द फॉल्टी मैनेजमेंट, जो रूल्स एंड लॉज गवर्नमेंट ने बनाए इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए, चाहे देश के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए या फिर ग्रोथ के डेवलपमेंट प्रोसेस को बढ़ाने के लिए, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी रूल्स बनाए गए, जितने भी
रेगुलेशंस बनाए गए या जितने भी मैनेजमेंट के तरीके अपनाए गए, मेथड ऑफ मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें जो थी ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट को वो पॉजिटिव रिजल्ट देने के बजाय उन्होंने नेगेटिव रिजल्ट दे दिया, क्योंकि ये रूल्स जो थे ये फॉल्टी थे। ये मैनेजमेंट के जो तरीके अपनाए गए, ये सारे के सारे मैनेजमेंट के तरीके आपके फॉल्टी थे या कह सकते हो गलत थे, जिसकी वजह से तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस और मैनेजमेंट के तरीके जिसको अपनाया गया फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, देश के विकास और वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने उल्टा काम कर दिया और देश के ग्रोथ को इन्होंने बढ़ाया नहीं, बल्कि इन तमाम रूल्स रेगुलेशंस के गड़बड़ होने के कारण हमारी इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ और डेवलपमेंट था वो हमारा बहुत ज़्यादा क्या हो गया, घट गया। तो इस वजह से भी हमारे गवर्नमेंट को 1990s तक कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी, बहुत सारे मैनेजमेंट के तरीकों को बदलने की ज़रूरत आ पड़ी, क्योंकि नेशन का वैसा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था जिस तरह के डेवलपमेंट को सोचते हुए उन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट किया गया था। और इन सब से गवर्नमेंट को भारी मात्रा में फाइनेंशियल क्राइसिस फेस करना पड़ा, गवर्नमेंट को पैसों की काफ़ी कमी हो गई, फाइनेंशियल क्राइसिस से सरकार को गुजरना पड़ गया, ना ही देश का विकास बढ़ पाया, ना ही वृद्धि हो पाई। ऊपर से इन मैनेजमेंट एंड रूल्स रेगुलेशंस को बनाने में गवर्नमेंट के एडिशनल पैसे खर्च हो गए, लोगों को उन्होंने काम पे लगाया, जिसको उन्होंने सैलरी पे किया, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी बन गई। एंड ओवरऑल 1990s तक इनएफिशिएंट मैनेजमेंट देखने को मिला, जिसकी वजह से अर्थव्यवस्था की जो हालत थी वो बिगड़ गई। और इन सबको मद्देनज़र रखते हुए 1991 में फिर इकोनॉमिक रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ी कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ का अडॉप्शन किया जाए जो इन तमाम पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जो कि कैसे थे, फॉल्टी थे, इनको बदला जा सके, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से देश को उबारा जा सके, ग्रोथ रेट जो घट गया है इसको हम बढ़ा सकें। और इन्हीं सारी बातों को ध्यान रखते हुए हमारे इंडियन इकोनॉमी में 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया या उसके तहत नई आर्थिक नीतियों का अडॉप्शन किया गया। तो ये हो गए आपके नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कुछ पॉइंट्स जिनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो आपको बस इसको भी शॉर्ट में याद रखना है। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट के अंदर पब्लिक सेक्टर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बट फॉल्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण उन रेगुलेशंस ने, रूल्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज वेल एज इकोनॉमी को नेगेटिव रिजल्ट्स दिए। ग्रोथ रेट घट गया, डेवलपमेंट घट गया, फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ गया। और इन सबको ठीक करने के लिए 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म किया गया। तो ये हो गए हमारे पॉइंट्स नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म के अंदर, जिनको आपको याद रखना है मेनली। तो हम लोगों ने सारे पॉइंट्स 1 बाय 1 करके देख लिए हैं। और आप इसको याद रख सकते हो कैसे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, माउंटिंग फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। सेकंड था एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट था हमारा राइज इन प्राइसेस। फोर्थ हमने क्या देखा, फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोगों ने क्या देखा, पुअर परफॉर्मेंस
of public sector undertakings. And the next point is inefficient management. ये आपको पॉइंट वाइज याद रखने हैं और इनका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने 1 बाय 1 करके देखा हुआ है। तो इसी के साथ हमारा जो नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म का टॉपिक है ये हम फिनिश करते हैं और इसके आगे हम लोग अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को ज़रा डिस्कस कर लेंगे। हालांकि वो हमने फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पोर्शन में देखा हुआ है, इकोनॉमिक रिफॉर्म को ही हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहते हैं, बट एक बार फिर से हम उसको वहाँ पे भी देख लेंगे और उसके बाद 1 बाय 1 करके हम सारी पॉलिसीज़ को डिस्कस करते हुए चलेंगे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर हम देखेंगे कि इंडिया में किस किस तरह की नई आर्थिक नीतियों को अपनाया गया, उन आर्थिक नीतियों से देश को क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ। तो वो सारी बातें 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।